बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM ऑनलाइन वर्चुअल क्लासरूम में आप तमाम का इस्तकबाल है। मैं हूँ आपकी मौलमा अंसारी अस्मा रुकैया मोहम्मद कैस। आज का हमारा मजमून है साइंस। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। जनरल साइंस जमा शशुम के लिए मैं हूँ आपकी मौलमा अंसारी अस्मा रुकैया मोहम्मद कैस फ्रॉम MCGM वर्चुअल क्लास मुंबई की जानिब से आप तमाम लोगों का इस्तकबाल किया जाता है इस सेशन में। नंबर 7 ग़िज़ा और तग़ज़िया न्यूट्रिशंस एंड फूड हिस्सा 2। इससे कबल के सेशन में हमने इस सबक का पहला हिस्सा पढ़ चुके हैं। उस सबक में हमने देखा कि तग़ज़िया किसे कहते हैं, तग़ज़िया की ज़रूरत क्यों होती है, ग़िज़ाई अज्जा कौन कौन से होते हैं, किस ग़िज़ाई अज्जा की कमी से कौन सी बीमारी होती है। तो बच्चों, उम्मीद है आप लोगों ने फर्स्ट पार्ट को समझ लिया है और उसके ऊपर के जो क्वेश्चन आंसर है वो भी आपने सॉल्व कर लिए हैं। आपको पिछला पढ़ाया हुआ सबक याद होगा। चलिए हम बढ़ते हैं हमारे अगले हिस्से की तरफ। आज का जो मेन टॉपिक है हमारा वो हम यहाँ पर खुराक के बारे में देखेंगे। तो हमारी जो खुराक है उसमें प्रोबायोटिक्स होना चाहिए। अब प्रोबायोटिक्स से क्या मुराद है बच्चों? तो वो फ़ायदेमंद खुर्दबीनी जानदार जो बड़ी मिकदार में हमारी आंतों में रहते हैं और हमारी सेहत के लिए ज़रूरी हैं, ऐसे जानदार को प्रोबायोटिक कहते हैं, है ना। जो फ़ायदेमंद खुर्दबीनी जानदार हमारी ग़िज़ा में हम रोज़मर्रा जो भी ग़िज़ा खाते हैं, है ना, वो उसके ज़रिए वो हमारी आंतों में रहते हैं, ये हमारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं और ऐसे ही जानदार को कहते हैं प्रोबायोटिक। दूध को दही में तब्दील करने वाले ये मुफीद खुर्दबीनी जानदार दही और छाछ में पाए जाते हैं। इनकी तादाद बहाल करने के लिए हम छाछ और दही ज़्यादा से ज़्यादा मिकदार में अपने तग़ज़िया में शामिल कर सकते हैं। प्रोबायोटिक्स जो है वो एक खुर्दबीनी जानदार हैं जो हमारी आंतों में रहते हैं और हम इनका सेवन करके भी हम प्रोबायोटिक्स हासिल कर सकते हैं ग़िज़ाओं का। जैसे दूध और दही अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो हमें ज़्यादा मिकदार में प्रोबायोटिक होता है। कई किस्म के प्रोबायोटिक लाखों की तादाद में हमारी आंतों में मौजूद रहते हैं, इसलिए हमें हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो है दही और छाछ यानी कि ताक का वक्तन फ़वक्तन इस्तेमाल करना ज़रूरी है और ख़ास तौर पर हमें गर्मियों में इनका इस्तेमाल करना ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये जिस्म में हाजमा के लिए फ़ायदेमंद विटामिन के अज्जा तैयार करते हैं। तो प्रोबायोटिक्स का काम क्या होता है? ये हमारे जिस्म के अंदर फ़ायदेमंद जो विटामिन्स हैं उनके अज्जा तैयार करते हैं। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं, हमारा टॉपिक आगे देखेंगे हम। अब बैलेंस डाइट, मुतवाज़ुन ग़िज़ा। तो मुतवाज़ुन ग़िज़ा से क्या मुराद है बच्चों? जिस खुराक में तमाम तग़ज़ई मादे काफ़ी मकदार में शामिल होते हैं इसे मुतवाज़ुन ग़िज़ा कहते हैं। किसे कहते हैं? बैलेंस डाइट किसे कहते हैं? ऐसी खुराक जिसमें तमाम ग़िज़ाई अज्जा यानी कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, चर्बी, विटामिन्स, ये तमाम ग़िज़ाई अज्जा रेशेदार मादे शामिल हों, ऐसी ग़िज़ा को हम कहेंगे मुतवाज़ुन ग़िज़ा, बैलेंस्ड डाइट। तो आप लोगों को याद रखना है कि मुतवाज़ुन ग़िज़ा किसे कहते हैं। हमारी ग़िज़ा में तमाम ग़िज़ाई अज्जा अगर काफ़ी मिकदार में शामिल हो, जितनी ज़रूरत हमारे जिस्म को है वो ग़िज़ाई अज्जा हमारी ग़िज़ा में शामिल हैं, यानी कि हम जो है वो एक मुतवाज़ुन ग़िज़ा लेते हैं। आगे देखेंगे बच्चों मुतवाज़ुन ग़िज़ा के क्या फ़ायदे हैं, हमें क्यों मुतवाज़ुन ग़िज़ा हासिल करना चाहिए, क्यों हमें मुतवाज़ुन ग़िज़ा का इस्तेमाल हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में करना चाहिए। तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। पहला है मुतवाज़ुन ग़िज़ा से हमारा जिस्म सेहतमंद और तंदुरुस्त रहता है ना। हमें अगर सेहतमंद
रहना है, तंदुरुस्त रहना है, तो हमें मुतवाज़िन ग़िज़ा का इस्तेमाल करना चाहिए। काम करने की सलाहियत में इजाफा होता है ना। हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा काम करते हैं, रोज़ाना हम बहुत बिज़ी डे रहता है हमारा। अगर हम मुतवाज़िन ग़िज़ा का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हमें जल्द थकन का एहसास होगा। इसलिए काम करने की सलाहियत में इजाफा करने के लिए हमें हमेशा मुतवाज़िन ग़िज़ा खानी चाहिए। हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमें तमाम ग़िज़ाई अज्जा को शामिल करना ज़रूरी है। उसके बाद का जो फ़ायदा है वो है जिस्मानी और दिमागी सेहत अच्छी रहती है। हम मुतवाज़िन ग़िज़ा इस्तेमाल करेंगे तो हमारी जिस्मानी और जो दिमागी सेहत है, मेंटल हेल्थ है, वो अच्छी रहेगी। आगे का है पॉइंट, अमराज के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ती है। देखिए बच्चों, हमारे अंदर हमारे जिस्म में जितनी ज़्यादा इम्यून पावर यानी कि क़ुव्वत मुदाफ़ियत रहेगी, हम उतने कम बीमार पड़ेंगे, है ना। हमारे अंदर अगर क़ुव्वत मुदाफ़ियत ज़्यादा है तो हम बीमारी से लड़ने की शक्ति ज़्यादा रखते हैं। हम ज़्यादा देर तक बीमारी का दफ़ा कर सकते हैं। बीमारियां हमको हमारे पास नहीं आएंगी, हमें कोई बीमारी नहीं लगेगी। इसलिए बच्चों, हमें हमेशा मुतवाज़िन ग़िज़ा का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हमारी क़ुव्वत मुदाफ़ियत मतलब इम्यून पावर बढ़े और हम बीमारियों से लड़ने के काबिल हो सकें। उसके बाद जिस्म की नशोनुमा बेहतर तरीके से होती है। देखिए बच्चों, आप लोगों की जो उम्र है वो बढ़ोतरी की उम्र है और इस उम्र में हमारे जिस्म को अगर मुतवाज़िन ग़िज़ा मिलती रहे बराबर से तो हमारे जिस्म की नशोनुमा बहुत अच्छे तरीके से होगी और एज के हिसाब से हमारी जितनी नशोनुमा होनी चाहिए उतनी नशोनुमा हमारी अच्छे से होने के लिए हमें रोज़मर्रा ज़िंदगी में रोज़ाना मुतवाज़िन ग़िज़ा का इस्तेमाल करना चाहिए। यानी ऐसी ग़िज़ा खानी चाहिए जिसमें तमाम ग़िज़ाई अज्जा जो हैं वो काफ़ी मिक़दार में हो, हमारी ज़रूरत को पूरा कर सकें। ठीक है बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा और आप लोग वादा कीजिए कि हमेशा अपनी ग़िज़ा में तमाम ग़िज़ाई अज्जा को शामिल करेंगे, मुतवाज़िन ग़िज़ा का इस्तेमाल करेंगे। आगे हम देखेंगे बैलेंस डाइट में किन किन अशिया का शुमार होता है। हम दिन भर में जो ग़िज़ाई अशिया खाते हैं उनमें तमाम तग़ज़ियाई अज्जा का मुनासिब मिक़दार में हमारी ग़िज़ा में शामिल रहना ज़रूरी है। हमारी ग़िज़ा मुतवाज़िन है या नहीं और हर ग्रोह की ग़िज़ा हम रोज़ाना किस तनासुब में खाएं, इसे हम समझने के लिए एक ग़िज़ाई अहराम देखेंगे। अहराम मतलब मुतवाज़िन ग़िज़ा का अहराम, बैलेंस डाइट पिरामिड। तो हमें कैसी ग़िज़ा खानी चाहिए, रोज़ाना किस तनासुब में ग़िज़ा का इस्तेमाल करना चाहिए, वो आप लोगों को इस पिरामिड के ज़रिए समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हमें अपनी ग़िज़ा में रोज़मर्रा की ग़िज़ा में क्या शामिल करना चाहिए। फैटी सब्सटेंसेस हमारे ग़िज़ा में होना ज़रूरी है, यानी तेल, घी और मक्खन का इस्तेमाल हमारे ग़िज़ा में होना चाहिए। उसके बाद जो है वो मिल्क प्रोडक्ट्स यानी कि ऐसी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे हमें प्रोटीन हासिल हो। ऐसी ग़िज़ा इस्तेमाल करें जो प्रोटीन आमेज़ ग़िज़ाई अशिया हैं, जैसे कि मिल्क प्रोडक्ट है ना, गोश्त, मछली, अंडे, ये तमाम चीज़ों से हमें प्रोटीन हासिल होता है। तो ये अशिया हमारी ज़िंदगी में रोज़मर्रा खाने में ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल होनी चाहिए। उसके बाद आता है नंबर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का। हमारी ग़िज़ा में हमें हयातीन और प्रोटीन मुहैया करने वाले, मादनियात मुहैया करने वाले, विटामिन मुहैया करने वाले फल और सब्ज़ियां हैं जो हमारी रोज़मर्रा की ज़रूरत को पूरा करते हैं। हमें विटामिन और मादनियात फल और सब्ज़ियों को यानी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को खाने से मिलेगा। इसलिए हमारी ग़िज़ा में रोज़मर्रा हमें फ्रूट और वेजिटेबल का इस्तेमाल ज़रूर से करना चाहिए। उसके बाद
जो आता है वो है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में अनाज और दालें, सीरियल्स एंड पल्सेस। तो हम क्या करते हैं कि सीरियल्स और पल्सेस बहुत ज़्यादा मिकदार में खाते हैं, अनाज और दालें ज़्यादा खाते हैं, और फिर उसके बाद हम इसका इस्तेमाल करते हैं, प्रोटीन का इस्तेमाल करते हैं और वेजिटेबल का। तेल तो हम खाते ही हैं, तेल घी वगैरह, लेकिन फ्रूट्स और जो प्रोटीन है उनका इस्तेमाल हम बहुत कम करते हैं, जबकि इन अशिया का इस्तेमाल हमें ज़्यादा करना चाहिए। ऐसी ग़िज़ाएँ खानी चाहिए जिससे हमें ज़्यादा प्रोटीन हासिल हो, और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हमें विटामिन्स और मिनरल्स मिल सकें। इस वजह से हमें मुतवाज़ुन ग़िज़ा का जो चार्ट है, जो पिरामिड है, उसे समझना ज़रूरी है। तो बच्चों, आप लोगों को अपनी ग़िज़ा में ये तमाम अशिया जो है वो शामिल करनी चाहिए। सबसे ज़्यादा अपनी ग़िज़ा में हमें क्या होना चाहिए? कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, उसके बाद मिल्क प्रोडक्ट्स एंड मीट, फिश, एग, ये होना चाहिए, और सबसे कम तादाद में क्या होना चाहिए? ऑयल यानी कि फैटी सब्सटेंसेस होना चाहिए, तेल, घी, मक्खन वगैरह ये सबसे कम होना चाहिए। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। आगे हम देखेंगे फाइबर्स। फाइबर्स किसे कहते हैं? रेशेदार अशिया। हमारी रोज़मर्रा की खुराक में रेशेदार अशिया शामिल रहना चाहिए। इनसे हमारी सेहत को फ़ायदा हासिल होता है, हमारा हाजमा जो है वो दुरुस्त रहता है। रेशेदार अशिया मतलब ऐसी चीज़ें जिससे हमारे जिस्म को फाइबर्स मिलते हैं। देखिए यहाँ पे आप लोगों को बहुत सारी फाइबर्स मिलने वाली ग़िज़ाई अशिया दिखाई दे रही हैं। केले हैं, ओट्स है, सब्ज़ी है, नारियल है, स्ट्रॉबेरी है, मैंगो है, एप्पल है, कैबेज है, इसी तरीके से कुछ बीन्स हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो है हमें अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में शामिल करना चाहिए, ताकि इससे हमें मुनासिब मिकदार में फ़ाइबर यानी रेशेदार अशिया हासिल हो, और जो हमारा हाजमा है वो दुरुस्त रह सके। ठीक है, ज़रा याद कीजिए बच्चों, अगर खुराक में काफ़ी मिकदार में रेशेदार अशिया शामिल ना हो तो क्या तकलीफ़ होगी। यानी हमें यहाँ पे अब समझ में आएगा कि रेशेदार अशिया क्यों ज़रूरी है हमारे लिए, और हमें किस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हमारे खुराक में से रेशेदार अशिया छूट ना जाए। तो बच्चों, अगर खुराक में काफ़ी मिकदार में रेशेदार अशिया शामिल ना हो तो कब्ज़ और हाजमे में बेकायदगी की शिकायत हो सकती है ना। पेट खराब रहता है, हाजमा दुरुस्त नहीं रहता, टॉयलेट बराबर से नहीं होती है। तो ये सब किसकी वजह से होती है? क्योंकि खुराक में जो है फाइबर्स की कमी होती है। यानी हम रोज़मर्रा जो ग़िज़ा खाते हैं उसमें रेशेदार अशिया अगर कम मिकदार में या बिल्कुल भी नहीं शामिल हो तो हमारा पेट खराब रहेगा, हमारा हाजमा खराब हो जाएगा। इस वजह से हमें जो है वो क्या करना चाहिए? ज़्यादा मिकदार में फ़ाइबर अशिया हमारी ग़िज़ा में शामिल करनी चाहिए, और इससे मोटापा भी बढ़ सकता है। अगर रेशेदार अशिया हम ज़्यादा शामिल नहीं करेंगे, हमारी पेट की तकलीफ़ रहेगी हमें हमेशा कब्ज़ और हाजमे की, तो इससे मोटापा बढ़ेगा। रेशेदार अशिया को ग़िज़ा में बनाए रखने के लिए ग़िज़ा को देर तक पकाना नहीं चाहिए, है ना। हम क्या करते हैं, कुकर में किसी भी शय को बहुत ज़्यादा गला देते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर रेशेदार अशिया को ग़िज़ा में रखना है तो हमें ग़िज़ा को ज़्यादा देर तक पकाना नहीं चाहिए। सब्जियों और फलों के छिलके अलग ना किए जाए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जैसे कि एप्पल खा रहे हैं तो एप्पल का छिलका निकाल कर खाते हैं, तो ये बिल्कुल गलत तरीका है बच्चों। आप लोग ध्यान दीजिए कि सब्जियां और तरकारी फल जो है वो छिलके समेत खाना चाहिए। छिलके उतार के खाने से उनका कोई भी फ़ायदा हमें हासिल नहीं होगा। आटे को इस्तेमाल से पहले छानना नहीं चाहिए। देखिए आटे में भूसी होती है, जो जाड़ा जाड़ा आटा लगता है, तो क्या करते हैं बहुत सारे लोग उसको छलने से छान लेते हैं और सिर्फ बारीक हिस्सा इस्तेमाल करते हैं, है ना। जो बारीक सा जो हिस्सा होता है छानने के बाद जो बारीक आटा बचता है उनको गूंद कर रोटी बनाते हैं, तो ये गलत तरीका है बच्चों। आटे को हमें छानना नहीं चाहिए।
उससे जो ग़िज़ाई अशिया के रेशे होते हैं वो अलग हो जाते हैं और ये हमें फिर मुनासिब मिक़दार में नहीं मिल पाएंगे। उससे हम मुख्तलिफ पेट की बीमारियों का शिकार होंगे। इसलिए रेशेदार अशिया जो है वो खुराक में से अलहदा नहीं करना चाहिए, बल्कि उनका हमें इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करनी चाहिए ताकि हमारा जिस्म और हमारी सेहत जो है वो तंदुरुस्त रहे। ठीक है बच्चों, आगे हम देखेंगे पानी। इन तमाम ग़िज़ाई अशिया, रेशेदार अशिया के साथ साथ हमारे जिस्म को पानी की भी सख्त ज़रूरत होती है। ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर। बच्चों, आपको मुतवाज़न ग़िज़ा के साथ साथ क्या करना चाहिए? ज़्यादा मिक़दार में पानी भी पीना चाहिए। ड्रिंक्स लॉट्स ऑफ वाटर। जिस्म को पानी की सख्त ज़रूरत होती है, इसलिए आप लोगों को दिन भर में कई 8 से 10 गिलास पानी का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके साथ ही साथ अगर हम पानी ना पी पाए तो हमें क्या करना चाहिए? छाछ, नींबू का रस, शरबत, फलों के रस और पानी काफ़ी मिक़दार में पीना चाहिए, है ना। सिर्फ पानी भी नहीं पी सकते हम, तो उसके साथ साथ हमें जो लिक्विड चीज़ें हैं जैसे कि मुख्तलिफ फलों के जूस हैं, नींबू शरबत है ना, उसके साथ साथ दूध और दही, छाछ का भी इस्तेमाल हमें करना चाहिए। माल न्यूट्रिशन, ज़ेर तग़ज़िया। अगर हमारी ग़िज़ा में जिस्म के लिए ज़रूरी मक़दार में ग़िज़ाई अज्जा शामिल ना हो तो उसे ज़ेर तग़ज़िया कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? ज़ेर तग़ज़िया, यानी कि तग़ज़िया के नीचे, यानी जितनी हमें तग़ज़िया की ज़रूरत है उतनी हम ग़िज़ा उतना तग़ज़िया हमें नहीं मिल पा रहा है, तो वो कहलाएगी कंडीशन ज़ेर तग़ज़िया, माल न्यूट्रिशन। जैसे कि आप देखेंगे ये बच्चे को, देखिए आपको इसे ग़िज़ा की कमी है, यानी इसको जितनी ग़िज़ाई अशिया की ज़रूरत है, जितने ग़िज़ाई अज्जा इसको मिलने चाहिए उतने नहीं मिल पा रहे हैं और नतीजा क्या निकलेगा कि इसकी बढ़ोतरी और नशोनुमा रुक जाएगी। एज के हिसाब से इसकी जितनी नशोनुमा होनी चाहिए इस बच्चे की उतनी नशोनुमा नहीं हो पाएगी। ये बच्चा जो है वो ज़ेर तग़ज़िया का, माल न्यूट्रिशन का शिकार हो जाएगा। मुनासिब ग़िज़ा ना मिले तो बच्चे जो हैं वो ज़ेर तग़ज़िया का शिकार हो जाते हैं। लेकिन साथ ही साथ ये भी ध्यान रखिए बच्चों कि अगर बच्चा ज़रूरत से ज़्यादा ग़िज़ा या फिर इंसान जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा ग़िज़ा का इस्तेमाल करे तो क्या हो जाता है? वो बर तग़ज़िया हो जाता है, मतलब ओवर न्यूट्रिशन हो जाता है, यानी कि मोटापे का शिकार हो जाता है। देखिए यहाँ तस्वीर में आप लोगों को दोनों भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएंगे। ये बच्चा जो है ये ज़ेर तग़ज़िया का शिकार है और ये बच्चा जो है ये ओवर न्यूट्रिशन यानी बर तग़ज़िया का शिकार है। ग़िज़ाई अशिया काफ़ी मिक़दार में ना मिले तो जो कंडीशन होती है वो कहलाती है माल न्यूट्रिशन, और ग़िज़ाई अशिया जो है वो ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल कर ली जाएँ तो वो कंडीशन कहलाती है ओवर न्यूट्रिशन। क्या कहलाती है? ओवर न्यूट्रिशन। तो बच्चों आप लोगों को ये दो कंडीशन जो है वो याद रखनी है, माल न्यूट्रिशन, ओवर न्यूट्रिशन। ओके, आगे देखते हैं हम। देखिए बच्चों, ये तमाम ग़िज़ाई चीज़ें, ग़िज़ाई अशिया जो है वो आपको बहुत पसंद होंगी ना। बर्गर, फिंगर चिप्स, चॉकलेट, केक और बहुत सारी और भी दूसरी लॉलीपॉप, ये क्या दिखाई दे रहा है, ये चॉकलेट की जो गोलियां होती हैं, ये तमाम चीज़ें जो है वो आप लोगों को बहुत पसंद है ना। और आप लोग खाना खाने से ज़्यादा ये सब चीज़ें खाना पसंद करते हैं, लेकिन बच्चों इसे कहते हैं जंक फूड। क्या कहते हैं इसे? जंक फूड। जंक फूड का मतलब होता है ऐसी ग़िज़ा जिसमें तमाम ज़रूरी तग़ज़ियाई मादे हासिल ना हो, यानी जिनको खाने से हमें जो ज़रूरी तग़ज़ियाई मादे हासिल होना चाहिए वो तग़ज़ियाई मादे हासिल नहीं होते। इनसे सिर्फ हमें क्या हासिल होती हैं? कैलोरीज़ हासिल होती हैं,
इस ऐसी ग़िज़ा को कहते हैं जंक फूड। क्या कहते हैं? जंक फूड। देखिए यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा है चॉकलेट केक, जेम्स की गोलियां हैं, इसी तरीके से चिप्स है, कोल्ड ड्रिंक है, डोनट है, लॉलीपॉप है, इधर पीने के लिए लिक्विड में लिक्विड दिया हुआ है, बर्गर है, फ्राइज़ हैं कुछ, इसी तरीके से जो खुली जगहों पे मिलते हैं कुछ तले हुए फ्राई किए हुए गोश्त हैं, पिज़्ज़ा है, नूडल है ना। तो ये तमाम अशिया जो है वो जंक फूड कहलाती हैं। ग़िज़ा में शामिल ऐसी अशिया जिनसे तमाम ज़रूरी तग़ज़ियाई मादे हासिल ना हो, सिर्फ गैर ज़रूरी कैलोरीज़ हासिल हों, उन्हें जंक फूड कहा जाता है। चॉकलेट, नूडल्स, बर्गर, चिप्स और बाज़ार की तली हुई ग़िज़ाई अशिया बहुत मज़ेदार महसूस होती हैं, लेकिन इन अशिया में मैदा, तेल और शक्कर ज़्यादा मकदार में होते हैं। गेहूं से मैदा या गन्ने से शक्कर बनाते वक्त गेहूं और गन्ने में पाए जाने वाले कई तग़ज़ियाती मादे खारिज हो जाते हैं और उनसे हमें सिर्फ तवानाई मिलती है और भूख मिटती है। ये अशिया मुसलसल मकदार में खाई जाएं तो मोटापा हो जाता है और सेहत पर बुरा असर होता है। यानी इन तमाम अशिया के खाने से हमारी भूख तो मिट जाती है, हमारा पेट जो है वो भरा हुआ महसूस होता है, लेकिन जिसकी हमें ज़रूरत होती है, जिस ग़िज़ाई अशिया की हमारे जिस्म को ज़रूरत होती है, वो ज़रूरी ग़िज़ाई अशिया जो है वो हमें हासिल नहीं हो पाते हैं। और अगर बहुत ज़्यादा तादाद में मुसलसल ये तमाम ग़िज़ाओं का जंक फूड का इस्तेमाल किया जाए तो हम मोटापे का शिकार हो जाएंगे और हमारी सेहत भी ख़राब होने लगेगी। तो बच्चों, आप लोग देखिए कि जंक फूड खाने से क्या असर होता है। मोटापा तो आजकल किसी को भी पसंद नहीं है, तमाम लोग अपने आप को स्लिम और स्मार्ट देखना पसंद करते हैं, है ना। अगर कोई मोटा हो जाता है हमारे आसपास तो हम उसको चिढ़ाते भी हैं। तो बच्चों, आप लोगों को मोटापे से बचना है, जंक फूड का इस्तेमाल नहीं करना है, अच्छी हेल्दी ग़िज़ाएँ खाना है, अपने घर में पकी हुई अपनी अम्मी के हाथों के खाने खाइए और बाहर की बिकने वाली जंक फूड ग़िज़ाओं से परहेज़ कीजिए। आगे देखेंगे बच्चों, मोटापे से किस तरह बचें, हाउ टू अवॉइड ओबेसिटी। तो हमें सबसे पहले अगर मोटापे से बचना है तो हमें हमारी बैड हैबिट्स को रोकना होगा। हमारे अंदर जो बुरी आदतें हैं खाने के ताल्लुक से वो तमाम हमें ख़त्म करनी होंगी। हम बच्चे हैं, हमें स्वीट्स बहुत पसंद है, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं है। ये सिर्फ खाने के टाइम पे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बच्चों इससे दांतों के ख़राब होने का भी खदशा होता है और साथ ही साथ हम मोटापे का शिकार भी हो जाएंगे। इसलिए स्वीट्स, नो स्वीट्स, जंक फूड, नो जंक फूड। आज से आप लोग अहद कीजिए कि आप ना स्वीट्स खाएंगे ना जंक फूड खाएंगे। इसी तरीके से जो अनहेल्दी ड्रिंक्स है, जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह मिलती हैं पैक्ड बोतलों में, उन तमाम कोल्ड ड्रिंक्स को भी आप लोगों को नो कहना है। आप लोगों को कोल्ड ड्रिंक इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आपको कुछ पीने का इतना ही शौक़ है तो अपने घर में बना हुआ शरबत, नींबू शरबत या फिर और बहुत सारे शरबत जो हैं वो हमारे घरों में जूस वगैरह हम बना सकते हैं, वो अपने घर में बनाइए और उसका इस्तेमाल कीजिए। और इसी तरीके से जो हम बाहर वीडियो गेम वगैरह खेलने जाते हैं तो उन तमाम चीज़ों से परहेज़ कीजिए। एक जगह बैठकर खेलने वाला गेम मत खेलिए, एक्सरसाइज कीजिए, रेस्ट एट होम, अपने घर पर रेस्ट कीजिए। तो ये तमाम जो बैड हैबिट्स हैं उनसे आप लोगों को परहेज़ करना है। एक जगह बैठकर खेलना नहीं है। टीवी, वीडियो गेम देखते हुए हम घंटों एक ही जगह बैठे रह जाते हैं तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। हमें हर वक्त एक्टिव रहना चाहिए। अब हमें मोटापे से किस तरह बचें, तो उसके लिए सॉल्यूशन है कि क्या करें। पेरेंट्स एंड किड्स शुड ईट मोर फ्रूट्स, वेजीज एंड होल ग्रेन्स। तो हम और हमारे वालिदैन को हमें क्या करना चाहिए, बहुत ज़्यादा तादाद में फ्रूट्स और वेजीज खाना चाहिए, वेजिटेबल्स यानी कि सब्जियां खानी चाहिए, और जितने भी ग्रेन्स यानी कि जितने अनाज आते हैं वो तमाम भी अच्छी मिकदार में हमें खाना चाहिए। ईट ब्रेकफास्ट डेली। देखो बच्चों, हमारी ग़िज़ा में नाश्ते की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है हमारी ज़िंदगी में हमें, क्योंकि रात भर हमारा पेट जो है वो खाली होता है और सुबह उठने के बाद अगर हम पेट को और भी खाली रखेंगे
तो ये मोटापे की तरफ इशारा करता है, यानी हम मोटापे से ज़्यादा करीब होते जा रहे हैं। इसलिए रोज़ाना सुबह उठकर हमें ब्रेकफास्ट यानी कि नाश्ता ज़रूर करना चाहिए, हेल्दी नाश्ता करना चाहिए, है ना। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, बाहर जो चीज़ें मिलती हैं वो चीज़ें खरीद कर नाश्ते में खाते हैं। तो बेटा बिल्कुल ऐसा नहीं करो। नाश्ते में दूध, रोटी या आप लोगों को जो भी अवेलेबल हो घर की बनी हुई चीज़ खाइए। सिट डाउन फॉर हेल्दी फैमिली मील्स एज ऑफन एज पॉसिबल, और अपने घर वालों के साथ हमेशा खाना खाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। और जो जंक फूड है उसको ख़त्म कीजिए, एक लिमिट रखिए। कभी कभार खा लिए तो ठीक है, लेकिन हमेशा उसको खाने की आदत ना बनाइए। गेट मूविंग 60 मिनट्स डेली, रोज़ाना जो है हमें 60 मिनट यानी 1 घंटा जो है वो चलना चाहिए। 1 घंटे की वॉक हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। या फिर हम घर पर बैठकर वर्जिश भी कर सकते हैं, लेकिन वर्जिश से ज़्यादा जो है ज़रूरी वो हमारा चलना है। इसके लिए हम रोज़ाना 60 मिनट वॉकिंग करें तो ये बहुत बेस्ट रहेगा हमारे लिए। तो ये तमाम जो उपाय हैं ये मोटापे से बचने के लिए है। मुतवाज़न ग़िज़ा का इस्तेमाल करें, अनाज, सब्जियों, फलों को छिलकों के साथ खाएं, वर्जिश करें, साइकिल सवारी करें, मैदानी खेल में हिस्सा लें, है ना। और ये तमाम चीज़ें ना करें। भूख ना हो तो ना खाएं, खाना ना खाएं। अगर आपको भूख महसूस नहीं हो रही तो आप खाना ना खाएं। खाना खाते वक्त टीवी ना देखें। कम फासले तक जाने के लिए सवारी का इस्तेमाल ना करें, है ना। यानी ज़्यादा से ज़्यादा हमें पैदल चलना चाहिए। और पैकेट बंद ग़िज़ाओं का इस्तेमाल ना करें। जो पैक्ड ग़िज़ाएँ हमें मिलती हैं मार्केट में, उन तमाम ग़िज़ाओं का इस्तेमाल हमें नहीं करना चाहिए, ठीक है बच्चों। आगे हम देखेंगे अडल्ट्रेशन ऑफ फूड, ग़िज़ाई अशिया में मिलावट। अब ग़िज़ाई अशिया में मिलावट किस तरह की जाती है? तजारती नुक्ते नज़र से ग़िज़ाई अशिया फ़रोख्त करते वक्त ज़्यादा मुनाफा हासिल करने के लिए इनमें कोई सस्ती शय मिलाई जाती है, इसको ग़िज़ा में मिलावट कहते हैं। आजकल देखिए ग़िज़ाई अशिया में मिलावट बहुत ज़्यादा मिकदार में की जाती है। इस ग़िज़ा में मिलावट के तौर पर इस्तेमाल की जाने वाली शय जहरीली या सेहत के लिए मुज़िर हो सकती है। ऐसी ग़िज़ा नहीं खाएं। ग़िज़ा में मिलावट करना कानूनी तौर पर जुर्म है। आप इससे पहले भी पढ़ चुके हो कि ग़िज़ा में मिलावट किन तरीक़ों से की जाती है। जैसे देखिए हल्दी जो है वो पीले रंग की होती है, तो इसमें मिलावट के तौर पर पीला रंग मिलाया जाता है। घी में भी नकली तौर पर जो डालडा घी होता है वो असली घी में मिलाया जाता है। इसी तरीके से शहद में गुड़ या फिर शक्कर मिलाया जाता है। और दूध में क्या मिलाया जाता है? दूध में पानी, यूरिया या स्टार्च मिलाया जाता है। और आजकल तो ये भी सुनने में आता है कि जो सब्ज़ी, तरकारियाँ या फ्रूट्स हैं उनको कोई किसी किस्म का इंजेक्शन लगाकर बड़ा किया जाता है। तो ये तमाम ग़िज़ाई अशिया में जो मिलावट होती है वो हमारी सेहत के लिए नुकसानदाह होती है। अब देखेंगे हम यहाँ पर कि ग़िज़ाई अशिया में मिलाई जाने वाली चीज़ें, ग़िज़ाई अशिया में मिलावट किन तरीक़ों से की जाती है। तो देखिए यहाँ पे आपको टेबल में बताया गया है। दूध में कौन सी अशिया मिलाई जाती हैं? पानी, यूरिया, स्टार्च। उसके बाद लाल मिर्च, हम जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमारे खानों में टेस्ट बढ़ाने के लिए डालते हैं लाल मिर्च, तो इसमें क्या मिलाया जाता है? ईंट का सुफूफ, ईंट जो घर बनाने के लिए ईंट का इस्तेमाल किया जाता है ना, तो उसका पाउडर मिलाया जाता है। और सुर्ख कद्दू का सुफूफ, सुफूफ का मतलब होता है पाउडर। तो इन तमाम चीज़ों की मिलावट लाल मिर्च में की जाती है। इसी तरीके से काली मिर्च। अब काली मिर्च और आप लोगों ने देखे होंगे पपीते के बीज जो है वो दोनों सेम दिखते हैं, तो काली मिर्च में पपीते के बीज की मिलावट की जाती है। इसी तरीके से हम आइसक्रीम खाते हैं, बहुत शौक से खाते हैं, तो उसमें क्या मिलाया जाता है? धोने का सोडा, कागज़ की लुगदी। चावल में बारीक सफ़ेद कंकर की मिलावट की जाती है। इसी तरीके से मूंगफली, सुर्खी माइलगार के पत्थर, है ना, जो सुर्खी माइलगार के पत्थर होते हैं वो मिलाए जाते हैं या फिर कंकर मिलाए जाते हैं। तो ये ग़िज़ाई अशिया में मिलावट की जाती है। मुख्तलिफ़ तरीक़ों से ग़िज़ाई अशिया में मिलावट की जाती है। और भी बहुत सारी ग़िज़ाई अशिया हैं जिनमें रोज़मर्रा हम देखते हैं कि मिलावट की गई होती है। जैसे चाय की पत्ती में भी रंग लाने के लिए कलर मिलाया जाता है। तो ये जो मिलावट है
ये बहुत जहरीली या सेहत के लिए मुज़र भी हो सकती है, इसलिए हमें ऐसी ग़िज़ाओं से परहेज़ करना चाहिए। आगे हम देखेंगे लोगों को यहाँ पे आपका टेस्ट किया जा रहा है कि मुनासिब मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। आपके सामने एक सवाल रहेगा, 2 ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें से आपको सही ऑप्शन सिलेक्ट करना है। ये बच्चों आपके सामने ये सवाल, दालों के ज़रिए कौन सा तग़ज़ी मादा सबसे ज़्यादा मिलता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन। तो दालों के ज़रिए सबसे ज़्यादा हमें क्या मिलता है, कौन सा तग़ज़ी मादा मिलता है? प्रोटीन मिलता है। तो हमारा सेकंड ऑप्शन सही रहेगा। दूसरा सवाल देखिए कि कौन सी शय से बड़ी मिकदार में तवानाई हासिल होती है? 2 ऑप्शन हैं आपके सामने, अनाज, सब्जियां। तो कौन सी शय से बड़ी मिकदार में तवानाई हासिल होती है? अनाज से हमें सबसे ज़्यादा मिकदार में तवानाई हासिल होती है। तीसरा सवाल है बच्चों कि किस मादनी शय की कमी से घेंगा नामी मर्ज होता है? 2 ऑप्शन दिए गए हैं, कैल्शियम, आयोडीन। तो कौन सी मादनी शय की कमी हो जाएगी तो घेंगा नाम की बीमारी होती है? तो आयोडीन की कमी से घेंगा नाम की बीमारी ये होती है। चौथा स्क्रीन के सामने है बच्चों कि किसका शुमार जंक फूड में होता है? संतरा, चॉकलेट। जंक फूड आप लोगों को बताया गया ना, जिससे मुनासिब मिकदार में ग़िज़ाई अशिया, ग़िज़ाई तग़ज़ी मादे हमें हासिल नहीं होते, वो जंक फूड कहलाते हैं। तो चॉकलेट जो है वो एक जंक फूड है। आगे हम देखेंगे खून के इंजमाद में क्या मददगार साबित होता है? कौन सा विटामिन जो है वो हमारे खून के लिए ज़रूरी है, खून के जमने के लिए? विटामिन ए या विटामिन के? तो सही ऑप्शन है हमारा विटामिन के। विटामिन के जो है वो हमारे खून के जमने में मददगार साबित होता है। ठीक है बच्चों, आगे हम देखते हैं घर काम। आप लोगों को घर काम करना है। जो सवालात आपकी स्क्रीन के सामने आए हैं आप उसे पढ़िए, उसको स्क्रीनशॉट लेकर रखिए और उसका सवाल का जवाब तहरीरी शक्ल में अपनी कॉपी में लिख कर अपने स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कीजिए, अपनी टीचर से चेक करवाइए। पहला सवाल है प्रोबायोटिक से क्या मुराद है? दूसरा सवाल मुतवाज़ुन ग़िज़ा की हमारी खुराक में क्या अहमियत है? तीसरा सवाल मोटापे से किस तरह बचा जा सकता है? ये तीनों सवालों के जवाब आपको अपने हाथ से लिखकर पर फॉरवर्ड करना है। ठीक है बच्चों, थैंक यू। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आज के सेशन में आपने जो भी मालूमात हासिल की है उसका इस्तेमाल कीजिए, घर काम के सवालात को हल कीजिए और उसका फ़ोटो व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कीजिए, अपने टीचर से चेक करवाइए। फिर मिलते हैं हम अगले सेशन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।